Hello friends, welcome to MD classes. Hope you all are doing good. So in the last lecture we completed 2 topics. Today we started with the third topic which is principle of management. हेनरी फेयोल जो है उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. ये जो आंसर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हरदम इसके बारे में आंसर पूछा ही जाता है, चाहे वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाए चाहे वो शॉर्ट आंसर में पूछा जाए. तो ये आंसर को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये आंसर को आपको अच्छे से पढ़ के समझ कर जाना है. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. हेनरी फेयोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. ही वर्कड एज अ डायरेक्टर ऑफ माइंस ऑल्सो. हेनरी फेयोल जो थे वो कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो वर्क करते थे एज अ डायरेक्टर ऑफ माइंस. After conducting many experiments in management, he developed 14 principles of management. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए मैनेजमेंट के. These principles are explained in his famous book जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. और ये प्रिंसिपल किस में उन्होंने एक्सप्लेन किया? अपने ही फेमस बुक में जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. Due to his contribution to management, he is called the father of modern management. जो हेनरी फेयोल थे वो कौन थे? वो फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने लगे. क्यों? क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा था और सबसे अच्छा था, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है. द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय फेयोल आर एक्सप्लेन बिलो. अब जो भी सारे प्रिंसिपल्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, एक एक करके हम एक एक प्रिंसिपल को समझेंगे. इसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं? टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय हेनरी फेयोल आर एक्सप्लेन बिलो. पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो काम है, हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं सबको उनके अकॉर्डिंग उनका काम बांट दिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे प्रोडक्शन का काम करना है तो प्रोडक्शन में जितना भी काम रहेगा मैं अपने एम्प्लॉय के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि आप ये काम करना, आप रॉ मटेरियल हैंडल करोगे, आप ये मशीन हैंडल करोगे. तो ये सारी चीज़ मैंने क्या कर दी, जो वर्क था उसको डिवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ के बीच में. ही बिलीव्स दैट सेग्रीगेटिंग वर्क इज़ इन द वर्क फोर्स अमॉन्ग्स द वर्कर विच एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अगर मैं काम को सेग्रीगेट करती हूँ, सेग्रीगेट का मतलब ही होता है डिवाइड करना, डिवीजन करना. जो मेरा काम है अगर मैं उसको सेग्रीगेट करती हूँ तो जो मेरा वर्कफोर्स है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और क्वालिटी आउटपुट मुझे देगा. Similarly, he also concluded that the division of work improves the productivity, efficiency and accuracy and speed of the workers. अगर मैंने division of work किया तो वो इंसान को एक काम पे ही ध्यान देना पड़ेगा जो उसको अलॉट किया गया है. तो इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जो मेरी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी और मेरा जो एक्यूरेसी है मतलब मेरा जो एरर होगा वो भी कम होगा. This principle is appropriate for both the managerial as well as technical work level. ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल लेवल पे भी उतना ही वर्क करता है. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं डिवीजन ऑफ वर्क का यूज़ करूँगी तो उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूरेसी बनी रहेगी, एफिशिएंसी बनी रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी. आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा डिवीजन ऑफ वर्क. अगर कोई भी डाउट आएगा कोई भी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और ये जो भी नोट्स है अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वो लिंक, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इस पे चलते हैं. पॉइंट पे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी मेरे को अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसका करेक्ट यूज़ करूँ, टाइम पे अपना सारा काम मैं कंप्लीट करूँ. There are the 2 key aspects of the management. Authority facilitates the management to work efficiently and responsibility make them responsible for the work done under their guidance और leadership. Authority का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है उसको बोला जाता है कि आप जो वर्क है वो efficiently करवाओ या करो खुद,
और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको वर्क डन कराना है। मैनेजर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे आपको काम कंप्लीट करा के लेना है। अगर वो लोग कंप्लीट नहीं करते हैं या कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उनको गाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं या स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्कूल में तो मैं किसके पास जाऊंगी? अपने क्लास टीचर के पास जाऊंगी, अपने क्लासेस के जो सर हैं या मैडम है उनके पास जाऊंगी। तो वो जो मेरा प्रॉब्लम रहेगा वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर वो लोग बोले कि नहीं ये मेरा काम नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना, नहीं सर ये क्लास के दौरान ही हुआ है तो ये आप मुझे ये प्रॉब्लम मेरा आप सॉल्व करके दीजिए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह होती है और सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। थर्ड है डिसिप्लिन। अब मेरा बिजनेस है तो उसमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अगर हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो हमें रेस्टिगेट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि जब आपका मन किया तब आप और बिजनेस में आ गए, कंपनी में आपका टाइमिंग है 9 बजे आने का, आप आ रहे हो 11 बजे, तो ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तो मुझे सारा डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ेगा। Without discipline, nothing can be accomplished. It is a core value for any project or any management. Good performance and sensible interrelation make the management job easy and comprehensive. Employee good behavior also helps them smoothly building and progress in their professional careers. अगर मेरे एम्प्लॉय का बिहेवियर रूड है सबसे, तो उसका सबके प्रति जो नज़रिया होगा वो भी गलत होगा, तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा बिहेवियर गुड रहेगा तो इससे मेरा क्या होगा? स्मूथ बिल्डिंग एंड प्रोग्रेस इन द प्रोफेशनल करियर। इससे मेरा प्रोफेशनल करियर भी बढ़ेगा, मेरे को प्रमोशन मिलता जाएगा, मेरा काम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा, तो इससे मेरा खुद का डेवलपमेंट होगा, मैं आगे बढ़ूंगी खुद। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप 3 पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन। अब आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि हमारा वन बॉस होगा और वो सबको कमांड देगा कि आपको ये काम करना है, आपको सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है। कोई भी कंपनी में एक बॉस होता है, 10 बॉस होंगे तो वो कंपनी चलती नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस होता है। There means an employee should have only one boss and follow his command. If an employee has to follow more than one boss, there being a conflict of interest and can create confusion. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बॉस है, ठीक है, तो मैं अकेली इंसान हूँ और ये मुझे बोल रहा है प्रोडक्शन का काम कर, ये मुझे बोल रहा है तू सेल भी कर। अगर मेरे पास वो लोग अगर मेरे पास दोनों का बर्डन एक साथ आएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए कहा गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि मेरे पास एक बॉस है और वही मुझे क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है कि तुम ये काम करो। ये बोल रहा है कि अभी तुम परचेस का काम करो या प्रोडक्शन का काम करो या सेल्स का काम करो। तो ये कोई भी एक काम मुझे एक टाइम पे देगा और बोलेगा आपको एक टाइम पे ये वर्क को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है हमारा? दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो मोर देन वन बॉस, देयर बीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर मेरे एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा कि किसका काम मुझे पहले करना है, इसलिए मेरे पास एक बॉस ही होना चाहिए और उसको ही मैं फॉलो करूँगी। फिफ्थ हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही गोल के लिए हमें डायरेक्शन दिखाया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ को कि जो भी काम कर रहे हैं आपका ये गोल है और आपको ये अचीव करना है। इसके लिए आपको क्या क्या डायरेक्शन दिखाया जाएगा वो मैनेजर आपको बताएगा कि आपको ये सारे डायरेक्शन फॉलो करने हैं। Whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all the person working in a company should have one goal and motivate which will make the work easier and achieve the select goal easily. अगर मेरे पास जो भी वर्कर हैं, ऑल द पर्सन वर्किंग इन द कंपनी, अगर उनका एक ही गोल रहेगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा
तो इससे मेरा जो वर्क है वो ईजी हो जाएगा और जो सेट किया गया गोल है वो मैं ईजिली अचीव कर पाऊँगी। अगर डायरेक्शन देने वाला एक इंसान रहेगा और वो डायरेक्शन मुझे सही बताएगा तो मैं अपना डायरेक्शन सही फॉलो करके अपना गोल अचीव कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम क्लासेस जाते हैं, क्लासेस का जो सर होते हैं वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपको अगर इतना परसेंटेज चाहिए तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्शन मैं फॉलो करूँगी, उतना हार्डवर्क करूँगी तो वो गोल मैं अचीव कर पाऊँगी। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब अगर एम्प्लॉय एक साथ यूनिटी में काम करते हैं, यूनिटी के साथ डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा और जो काम उनने सेट किया है वो इजीली अचीव हो जाएगा। सिक्स्थ आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी रेदर देन पर्सनल इंटरेस्ट। कंपनी के इंटरेस्ट से काम होना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट से। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं काम करूँगी, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं काम नहीं करूँगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो कंपनी के इंटरेस्ट से आपको काम करना पड़ेगा। बी सबऑर्डिनेट टू द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस रेफर टू द होल चेन ऑफ कमांड इन द कंपनी। इससे क्या पता चलेगा कि जो होल चेन है कमांड देने की, जो मेरा बॉस है वो मुझे कमांड देगा और वो मुझे कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो मेरा सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट है, उसको अपने आप को काम करने के लिए रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद के इंटरेस्ट से नहीं करना है, मुझे कंपनी के इंटरेस्ट से करना है। मेरा मन नहीं होगा तो भी मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि मुझे जो कंपनी है, मैं वर्कर हूँ वहाँ, और मुझे कंपनी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देगी अगर मेरा काम अच्छा होगा, मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, टाइम पे उनको सारा चीज़ कंप्लीट करके दे रही हूँ, तो मुझे कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी कि आपने जो काम किया है उसके बदले में कंपनी आपको रेम्यूनरेशन दे रही है। मतलब जो भी, या तो वो मॉनेटरी वे में हो सकता है या तो वो नॉन मॉनेटरी वे में हो सकता है। मॉनेटरी वे में मतलब इंसेंटिव वगैरह दे देगी, और नॉन मॉनेटरी वे में मतलब कोई गिफ्ट दे देगी या वाउचर दे देगी, आपको बोलेगी कि ये आपका रेम्यूनरेशन है, आपने जो वर्क किया है, आपने इतना एफर्ट्स लिया ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसका रिवॉर्ड है। दिस प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर ऑफ अ कंपनी। रेम्यूनरेशन कैन बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, however it will be according to an individual efforts they have made। ये किसके अकॉर्डिंग होता है कि उनका एफर्ट कितना है। अगर उनका एफर्ट कम है तो उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, अगर उनका एफर्ट ज़्यादा है तो उनको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन देने से क्या होता है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, वो मोटिवेट होते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से काम करेंगे ताकि उनको और अच्छा रेम्यूनरेशन मिल पाए। आई होप 7th पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है 8th, centralization। In an company, the management or any authority responsible for the decision making process should be neutral। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रल है, सबके लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक डिपार्टमेंट के लिए अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हूँ, दूसरे के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। However, this depend on the size of an organization। Henry Fayol stressed on the point that there should be balance between the hierarchy and division of power। ये जो हायरार्की होता है और डिवीजन ऑफ पावर, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो हेनरी फेयोल ने बोला है कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी डिसीजन होगा मैं न्यूट्रल वे में लूँगी। ऐसा नहीं कि किसी के लिए मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ और किसी के लिए मैं अच्छा डिसीजन ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। मुझे ऐसा डिसीजन लेना है कि मेरे दोनों जो हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, दोनों का बेनिफिट हो और मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 9th आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे टॉप डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये टॉप है, फिर उसके बाद आता है ये मेरा टॉप लेवल मैनेजर है, ये यहाँ मैनेजर है, मतलब बॉस है यहाँ मेरा, बॉस के बाद आता है मैनेजर, मैनेजर के बाद आता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के बाद आएगा लेबर। तो ये सारे जो लोग हैं, ये लोग को क्या बोला जा रहा है कि अगर अभी इसमें क्या दिया है A B C D,
अगर ए को बात करनी है बी से, अगर ये मेरा ए बॉस है, इसको अगर बात करनी है डी से, तो ये क्या करेगा, पहले बी के पास आएगा, फिर सी के पास आएगा, फिर डी के पास आएगा, ऐसे करके उसको बात करना पड़ेगा। और अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ से बात करनी है तो मुझे स्केलर चेन इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा गैंगप्लैंक की थियरी। गैंगप्लैंक क्या बोलता है कि अगर आपको बात करनी है डायरेक्टली डी से एफ तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने ऊपर के लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। अगर वो लोग हाँ बोलेंगे तो हम डी से और ई एफ दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि जो स्केलर चेन होता है वो बोलता है कि आपको टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा या बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। तो लेकिन स्केलर चेन जो होता है वो बोलता है कि आप डायरेक्टली भी ये हमारा गैंगप्लैंक होता है, वो बोलता है आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो एक दूसरे से अगर आप गैंगप्लैंक का यूज़ करोगे तो। अब इसमें क्या बोला गया है, यूजुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी कंपनी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है कि अगर आपको मैनेजर से बॉस से बात करनी है तो आपको अपने टीम लीडर से बोलना पड़ेगा, फिर वो टीम लीडर अपने मैनेजर को बोलेगा, फिर वो मैनेजर बॉस से बात करता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना मेथड होता है। It is through a chain. Example, the manager will inform about a decision to the department head. जो मैनेजर होगा वो डिपार्टमेंट हेड को बताएगा कोई भी डिसीजन के बारे में। The departmental head inform the supervisor. The supervisor will inform the foreman and foreman will inform the workers. तो ऐसे क्या होगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप ये एक दूसरे को बताएंगे, डायरेक्टली कोई किसी को नहीं बता रहा है इसमें। ठीक है। On the other hand, the communication can flow from the worker to the manager. इससे क्या होगा, जो वर्कर है, ये जो फ्लो है फ्रॉम वर्कर टू द मैनेजर होगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो जा रहा है चेन कम्युनिकेशन का, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर चेन। और अगर बट हावेवर, अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, हावेवर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब ये जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। अभी डी ने सी को बताया, फिर सी को टाइम मिलेगा तो वो बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा ही। बट इफ़ क्विक एक्शन इज नेसेसरी देन द चेन कैन बी ब्रोकन। अगर क्विक एक्शन कोई डिसीजन में लेना है कि नहीं अर्जेंटली मुझे ये डिसीजन चाहिए, मतलब चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा चेन है इसको मैं ब्रोक कर दूंगी। ये कैसे ब्रोक होगा, अपने मन से तो हम ब्रोक कर नहीं सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, दिस इज डन बाय यूजिंग गैंगप्लैंक और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। गैंगप्लैंक या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये दो नाम है, ये दो नाम को आपको भूलना नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है। तो ये जो गैंगप्लैंक है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मुझे डायरेक्टली किसी से बात करना है तो, और टाइम बचाना है तो। To it avoids delay, gangplank must be done without proper permission of the authority. Gangplank कैसे किया जाता है, done with proper permission of the authority। अब proper permission किससे लूँगी मैं, मेरे जो टॉप में है, अब यहाँ कौन है, अब ये देखो यहाँ मेरे टॉप, अगर मुझे डी से और जी को बात करनी है, ठीक है, तो मेरे ऊपर कौन है, सी, और जी के ऊपर कौन है, एफ। तो ये दोनों अपने टॉप वाले से बात करेंगे, फिर टॉप वाले जब बोलेंगे हाँ ठीक है आप बात कर सकते हो, तो ये दोनों बात कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट चेन है, इससे मेरा टाइम बच गया, मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ा। अगर मैं स्केलर चेन का यूज़ करती तो पहले डी सी को बताता, फिर सी बी को बताता, फिर बी ए को, फिर ए ई को, फिर एफ को, फिर जी को। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। लेकिन अगर मैं स्केलर चेन के बजाय गैंगप्लैंक का या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का यूज़ कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली बात कर ले रही हूँ, तो मेरा इससे क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा और मेरा टाइम भी बच रहा है। आई होप ये 9 पॉइंट्स क्लियर होंगे आप लोगों को। अगर किसी को कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकता है। आई होप दिस पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। अगर मेरा जो ऑर्डर है वो
प्रॉपरली मैं ऑर्डर कर रही हूँ, टाइम टू टाइम मैं लोगों को बता रही हूँ कि आपको ये चेंजेस करना है, ये चीज़ें करनी है, अगर मेरे एम्प्लॉय फॉलो करते हैं तो जो मेरा वर्क कल्चर है वो फेवरेबल होगा, इसमें पॉजिटिविटी रहेगी, मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं ऑर्डर ही फॉलो नहीं करूँगी अपने मैनेजर का तो जो मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है उससे वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे टीचर है, उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको ये टेस्ट है और आपको पढ़ के आना है, ठीक है। अब वो ऑर्डर उसने दिया है कि वो टेस्ट के लिए आपको पढ़ के आना है, अगर मैं पढ़ के नहीं जाऊंगी तो मेरा टेस्ट में मार्क्स कम आएगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ऑर्डर है वो मैंने फॉलो नहीं किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अगर वही मैं ऑर्डर अपने टीचर का मानती और उसको पढ़ के आती और टेस्ट देती तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता। तो इससे क्या होता है, अगर जो मेरा ये वर्क प्लेस है उसमें मैं बूस्ट करूँगी और पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी दूंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को। 11th आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या बोलता है कि और एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इक्वली ट्रीट करो, किसी में भी भेदभाव करना नहीं है। जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो मेरा पहचान का हो चाहे वो मेरे पहचान का ना हो, मुझे उनको एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करना है, ना कि मेरे घर वाले या बाहर वालों की तरह। मुझे इक्वली दोनों को देखना है। It is the responsibility of the manager that no employees face discrimination। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की है कि वो कोई भी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें कि ये मेरे घर का है या मेरे बाजू वाला है तो मैं इसको ज़्यादा ध्यान दूंगा, इसको कम ध्यान दूंगा, ऐसे मुझे नहीं करना है। 12th आता है स्टेबिलिटी। An employee delivers the best if they feel secure in their job. It is a duty of the management to offer job security to their employees। अब स्टेबिलिटी में क्या बोला गया है कि अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को फील कराऊंगी, सिक्योर फील कराऊंगी कोई भी चीज़ के लिए, अगर मैंने उसको टाइम पीरियड होने के बाद उसका प्रमोशन किया या उसको परमानेंट किया तो उसको क्या लगेगा कि नहीं यार, यहाँ मेरी जॉब जो है वो सिक्योर है और मैं यहाँ काम कर सकता हूँ अच्छे से। अगर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो अपने मन से और अच्छे मन से वो काम करने के लिए रेडी रहेगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। 13 है हमारा इनिशिएटिव। The management should support and encourage the employee to take initiative in an organization। तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि तुम लोग भी इनिशिएटिव लो, कुछ नए नए आइडियाज़ तुम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में बता सकते हो। इट विल हेल्प दैम टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक दैम वर्क। इससे क्या होगा कि जो उनका इंटरेस्ट है काम के लिए वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा सोचने लगेंगे कि हाँ यार इसने आज दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं अपना क्या इनिशिएटिव बताऊंगा, अपना आइडिया मैं शेयर करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी अच्छे से काम करने के लिए रेडी रहेगा। क्लियर है। 14 आता है स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स में क्या बोलता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉय एंड बी सपोर्टिव फॉर ईच अदर रेगुलरिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, मैनेजमेंट की, कि तुम मोटिवेट करो अपने एम्प्लॉय को और सपोर्ट करो उनके आइडियाज़ में, कि जो भी उनका आइडिया है उसको सपोर्ट करो और उनको मोटिवेट करते रहो। एक ट्रस्ट डेवलप करो तुम दोनों के बीच में, जिसके कारण वो आप उसको कुछ भी बोलो वो समझ पाए और वो आपको कुछ भी बोले आप उस पर ट्रस्ट कर पाओ या समझ पाओ। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम्स एंड वर्क एनवायरनमेंट। अगर ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो इससे पॉजिटिव आउटकम्स मिलेगा। अगर मेरे को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है और मैं उसके साथ मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कुछ बोलता है मैं उससे कुछ समझ रही हूँ, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव आउटकम नहीं देगा, ये मुझे नेगेटिव आउटकम देगा और मेरा जो वर्क एनवायरनमेंट है उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए डेवलपिंग ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में। This 14 principles of management are used to manage an organization and be beneficially for prediction, planning, decision making, organizing and process management, control and coordination। अगर ये सारे 14 प्रिंसिपल मैं फॉलो करती हूँ तो जो मेरा बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत इफ़ेक्टिवली मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी गोल है वो मैं अचीव कर पाऊँगी। आई होप ये 14 पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे।
एक बार 14 पॉइंट्स के हेडिंग हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या 14 पॉइंट्स थे हमारे। फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेवेंथ है रेम्यूनरेशन, एट सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ स्केलर चेन, 10th order, 11th equity, 12th stability, 13 initiative and 14 spirit corps। अब ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिखने हैं। इसके लिए आपको पॉइंट्स को पूरा लर्न करना पड़ेगा, खुद से अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो आंसर्स को लिखने का। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो पहले पढ़ो, उसके बाद लिखने का ट्राई करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, वर्क हार्ड करते रहो और एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते रहो, क्योंकि टाइम कम है आप लोग का। अब पता नहीं ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम कि ऑनलाइन होगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में अपना डाउट लिख सकता है, और अगर ये नोट्स आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।